हाँ, हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं के.एन. सिंह, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। आज के इस ई लर्निंग पठन पाठन में प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए निबंध लेखन विषय बिंदु लेकर के उपस्थित हूँ। यह निबंध लेखन में किस तरह की हमें योजना अपनानी है, कोई भी टॉपिक हमको निबंध लिखने के लिए मिलता है तो आने वाली परीक्षा में हम किस तरह से किसी निबंध को प्रभावकारी तरीके से और पूर्ण तरीके से व्यक्त कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी विषय बिंदु पर बात करेंगे। कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चे इस पर ध्यान देंगे। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि हमारी परीक्षा में 10 नंबर का जो निबंध रहता है, 10 नंबर हमें निबंध के लिए मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम जो आज की स्ट्रेटजी में जो बात करते हैं वो है निबंध लेखन। जैसा कि आपको बता दूं, सबसे जो पहला काम है, हमें कोई भी विषय बिंदु यदि हमको निबंध लिखने के लिए मिलता है प्यारे बच्चों, तो जो सबसे पहला काम है उसकी ड्राफ्टिंग करके रखिए, उसका प्रारूप तैयार करिए। क्योंकि निबंध जो है वो संगठित और सुव्यवस्थित हिस्सा है, और जो भी विषय बिंदु आपको निबंध लिखने के लिए मिलता है उस पर सुव्यवस्थित तरीके से आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, भाषा शैली सुव्यवस्थित अपनाएंगे, और जो विषय बिंदु है उस विषय बिंदु को पूर्ण तरीके से आप ग्रहण करेंगे और उसको आप अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करेंगे, तभी जाकर के आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो आइए इसको समझने का सबसे बेहतर उपाय है, आज एक टॉपिक लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे निबंध आ गया, जैसा अमूमन आता है कक्षा 6वीं, 7वीं, कभी कभी 8वीं को भी, हमारा विद्यालय। अब इस विद्यालय में बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है, अब उस चीज को आप भूल जाइए कि 10 वाक्य कहीं से कहीं का कहीं लिख दिए। हमें अपने विद्यालय के बारे में निबंध कर लिखना है, तो हम इसको व्यवस्थित तरीके से कैसे प्रस्तुत करें ताकि कोई भी चीज इसमें से छूटे नहीं। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हमें प्रारूप तैयार करना है, हमें स्ट्रेटजी तय करनी है। जैसे देखिए, पहला हम टॉपिक जो डालेंगे प्रस्तावना में, उसमें लिखेंगे विद्यालय का संक्षिप्त परिचय। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम अपने नवोदय विद्यालय को ही ले रहे हैं, क्योंकि हमारा विद्यालय तो वही है, तो हम इसी विद्यालय की बात कर रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, कक्षा 6वीं का बच्चा अपना पहले के विद्यालय के बारे में भी लिख सकता है। तो एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मान लीजिए संक्षिप्त परिचय में विद्यालय का नाम आ गया, हमारे विद्यालय का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय है। यह विद्यालय जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, जितने भी घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जिले का एकमात्र आवासीय विद्यालय है। इस विद्यालय में बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, और यह विद्यालय जो है हरिहरपुर पोस्ट क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये पता, विद्यालय का स्वरूप हो गया कि ये आवासीय विद्यालय है। विद्यालय संत कबीर नगर से इतनी दूरी पर स्थित है। इस विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। अभी विज्ञान की पढ़ाई ही 10वीं के बाद बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एक संक्षिप्त रूप से बच्चों को आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये सब एक विद्यालय का क्या हुआ, एक सामान्य सा परिचय हुआ। तो आप एक देखिए, अब पहला आपने ऐसा स्ट्रेटजी तय किया कि मुझे विद्यालय का संक्षिप्त परिचय प्रस्तावना में आप लिख डालिए। अब फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे हम। अब अगले में मान लीजिए कि हम हेडिंग डालते हैं विद्यालय का भौतिक स्वरूप। अब विद्यालय के भीतर जो लोग रहते हैं वो जान सकते हैं हम विद्यालय में क्या क्या चीजें हैं। तो जो ही आप लिखेंगे, जो ही हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, विद्यालय के मुख्य द्वार पर हमारा स्कूल, बड़ा सा एक स्कूल भवन, विद्यालय भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें छात्र छात्राएं अपना पठन पाठन करते हैं। इसके अलावा विद्यालय में एक विस्तृत खेल का मैदान है, जहां सभी बच्चे अपना सब चीज लिख दीजिए। इसके अलावा बच्चे, चूंकि आवासीय विद्यालय होने के नाते बच्चों को हाउस वाइज रखा गया है, इसलिए अलग अलग छात्रों के लिए अलग, छात्राओं के लिए अलग
सदन की व्यवस्था की गई है। विद्यालय में बच्चों को भोजन करने के लिए एक मतलब भोजनालय है, जहां बच्चे बैठ करके आराम से अपना तीनों समय सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये विद्यालय के भौतिक स्वरूप का वर्णन हुआ। इसके अलावा साज सज्जा, विद्यालय में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, प्राकृतिक वातावरण है, सुंदर है, मनोरम है, देखने में अच्छा लगता है। ये सब चीजें आपके भौतिक स्वरूप में प्रस्तुत हो जाएगा। तो विद्यालय का संक्षिप्त परिचय, दूसरा विद्यालय का भौतिक स्वरूप, और तीसरा जो हेडिंग डालिए आप, बच्चों की दिनचर्या सुबह से शाम तक हमारे। अब छठवीं के बच्चों के लिए नई चीज होगी, लेकिन जो बच्चे पहले से यहाँ रहते हैं, सातवीं के हैं या छठवीं के बच्चे आ जाएंगे तो उनको दिनचर्या मालूम हो जाएगा। प्रातः काल उठने से लेकर के मॉर्निंग पीटी, मॉर्निंग असेंबली, शॉर्ट ब्रेक, पढ़ाई लिखाई, दोपहर में रेमेडियल की क्लासेज, रेमेडियल के बाद मतलब जो भी है लंच, डिनर, खेल, ये सब पूरी दिनचर्या सुबह से रात के सोने तक, लाइट ऑफ होने तक की दिनचर्या एक पैराग्राफ में आप प्रस्तुत कर सकते। इसी तरह से अगला फिर हम ले गए इसी में विद्यालय का अगला पठन पाठन, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में करिए, शिक्षक कितने हैं उनके बारे में आप बताइए। तो ये सभी चीजें, अब आपने सुबह से शाम तक की दिनचर्या के बारे में बताया, पठन पाठन बताइए, शिक्षक बताइए, पुस्तकालय है विद्यालय में बेहतरीन, जिसमें बहुत सारे पुस्तकें, नई नई पत्र पत्रिकाएं, अखबार आते हैं, ये आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर लैब है हमारे स्कूल में, उसके बारे में बताइए। स्मार्ट क्लास लैब है हमारे यहाँ, जो प्रयोगशालाएं हैं, ये सब के बारे में अलग अलग वर्णन आप चाहें तो अच्छा से करके एक कॉलम इसका बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य गतिविधियां विद्यालय में, पठन पाठन के अलावा जो अन्य गतिविधियां आपको सिखाई जाती है, खेल प्रतियोगिताएं होती है, कला, संगीत, खेल, और इसके बाद ये सब चीजें जो वर्णन करने के बाद आप लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है पूरा निचोड़, पूरा इस तरह से हमारा विद्यालय जिले का मतलब जो भी कंक्लूजन आपके पूरे विद्यालय के प्रति छवि आपके हृदय में उभरती है। यहाँ से पढ़ लिख के जाने वाले बच्चे अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करते हैं, जिनका यहाँ एडमिशन हो जाता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। और इस विद्यालय से बच्चों को एक परिपक्व और पूर्ण जिम्मेदारी वाला एक देश का नागरिक बना करके भेजा जाता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा और अपना योगदान, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ऐसे कोई प्रशासक, कोई शिक्षक बन करके देश की सेवा करते हैं। तो ये सब जो है इस तरह से प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिएगा, कभी भी निबंध लेखन के लिए आप बिल्कुल सरपट मत लिखिए, उसको बांट के लिखिए, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रूपों में ऐसे बांट देंगे, आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपके लिखने की कला भी बेहतरीन हो जाएगी, और इस तरह से निबंध लिखने पर आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे, और आपका जो शब्द सीमा है 250 वो मिल जाएगा। आइए अब हम एक अगले विषय बिंदु पर बात करते हैं। इसी तरह से चलिए एक दूसरा टॉपिक आज हम लेते हैं, यह है मेरा प्रिय त्योहार। प्यारे बच्चों ये देखिए एक और टॉपिक पर आज चर्चा हम इसी वीडियो में कर लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया मेरा, इसको भी वही काम, हमें वही स्ट्रेटजी अपनाना है। अब प्रिय त्योहार इसलिए लिया है कि जितने भी तरह के त्योहार आएंगे वो सबको हम इसी फ्रेम में ढालने का प्रयास करेंगे। वो दिवाली भी आ सकता है, होली भी आ सकता है, दशहरा भी हो सकता है, गणतंत्र दिवस भी हो सकता है, लेकिन सबके लिखने के तरीके वही रहेंगे। जो फॉर्मेट रहेगा, जो इसको हम बांटेंगे, जो योजना बनाएंगे, वो इसी आधार पर ही हम सबके साथ। आइए हम कोई एक त्योहार की बात करते हैं। आप कोई भी त्योहार लीजिए, मान लीजिए कि हम दिवाली की ही बात करते हैं। चलिए आज हम सिर्फ एक त्योहार की बात करते हैं, बाकी हम आपके लिए छोड़ते हैं, बाकी पर आप लिख करके निबंध रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस आता है, गांधी जयंती आती है, सब त्योहार हैं। कुछ राष्ट्रीय त्योहार है, कुछ धार्मिक त्योहार है। तो राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार सबके लिखने के तरीका एक ही है। सबसे पहले किसी भी त्योहार के लिए हम हेडिंग डालते हैं प्रस्तावना। मान लीजिए कि ये होली है, दिवाली है, कुछ भी, प्रस्तावना में हम उस त्योहार का एक संक्षिप्त परिचय देते हैं। मान लीजिए कि दिवाली आपने ले लिया तो दिवाली को लिखेंगे यह दीपों का त्योहार है संपूर्ण भारतवर्ष में, ठीक है। कार्तिक मास की अमावस को मनाया जाता है,
इस दिन सब लोग मतलब जो भी आप इसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय, पूरे दिया जलाए जाते हैं बड़ी जोश और उत्साह के साथ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक पूरे देश में इस त्यौहार को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह प्रेम, सद्भाव और भाईचारा का त्यौहार है। इसी तरह से मान लीजिए अगर होली आ गया तो होली में भी यही सब बातें। त्यौहार के मामले में जो प्रस्तावना है वो सब कुछ संक्षिप्त परिचय है थोड़ा सा त्यौहार का। सभी त्योहारों का संदेश प्रेम, सद्भावना और भाईचारा रहता है। आप किसी भी त्योहार में की प्रस्तावना में इसके संदेश को प्रकट कर सकते हैं। चाहे दशहरा ले लीजिए, चाहे होली ले लीजिए, चाहे दिवाली ले लीजिए, चाहे ईद ले लीजिए। ये कोई भी त्योहार पर यदि आप निबंध लिखते हैं तो उसमें प्रस्तावना कॉमन होती है, सिर्फ उसके आयोजन की तरीके में थोड़ा सा बदलाव अलग अलग होगा। तो ये एक प्रस्तावना में आप उस त्योहार का एक संक्षिप्त परिचय लिख देंगे, ठीक है। दूसरा, हर त्योहार का आयोजन का कारण होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 15 अगस्त ले लिए, तो आप जानते हैं आज़ादी इस दिन मिली थी। गणतंत्र दिवस ले लिए तो जानते हैं इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हम दीपावली ले लिए तो इसको लिखना है कारण को, क्या ऐसा माना जाता है। जो सत्य है उसको तो लिख देंगे ऐसा हुआ था, लेकिन धार्मिक त्योहारों में अमूमन एक त्योहार के पीछे कई कारण लिखे गए रहते हैं। तो आप जानते हैं तो सारे कारणों को लिख दीजिए। कोई धार्मिक त्योहार के मामले में हम कुतर्क नहीं कर सकते। कोई आदमी कहता है कि रामचंद्र जी, मान लीजिए दिवाली पर निबंध लिख रहे हैं तो आयोजन का कारण क्या लिखेंगे, ऐसा माना जाता है। शुरू कैसे करेंगे, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या, 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद अयोध्या लौटे थे और प्रभु राम अपने राजा प्रिय राम के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए से तभी से दिवाली के त्यौहार मनाने का प्रचलन चल पड़ा। इसी तरह से होली का अपना कारण हो सकता है, रक्षाबंधन का अपना कारण हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप उसकी तलाश करिए। पहले प्रस्तावना में त्योहार का परिचय दीजिए, चाहे कोई भी त्योहार हो। आयोजन के कारण में उसका कारण बताइए, हर किसी का कारण है, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हुए ऐसा माना जाता है। हर त्योहार को आप जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है और बड़ा ही हम ऐसे त्योहार अचानक नहीं आता है। उस त्योहार के आने के एक हफ्ते पहले से लोगों में, जनमानस में उत्साह, कोलाहल, शोरगुल, उसकी तैयारियों में लोग जुट जाते हैं। तमाम तरह के आयोजन के पूर्व जो भी तैयारियां होती है, मान लीजिए दिवाली है तो दिवाली आने से पहले लोग घरों की साफ सफाई करते हैं, बाजार में जो है बाजार सज जाते हैं, बाजारों की खरीदारी की जाती है। ये सब चीज़ें जो है, पटाखों की दुकान लग जाती है, मिठाइयों की दुकान सज जाती है, गांव में कुम्हार जगह जगह पर जो मिट्टी के दिए बनाने लगते हैं और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां चौराहों पर बिकने लगती है। ये सब जो है आयोजन के पूर्व की तैयारियों में आप चाहेंगे तो बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण, जैसे होली होगा तो रंगों की दुकान सज जाती है, गुलाल, पिचकारी सब बिकने लगते हैं। ये पूर्व तैयारियों में लोग नए नए कपड़े जो है दुकानों में पहुंच करके खरीदने लगते हैं, बाजार सज जाते हैं। ये सब तैयारियों में, आयोजन के पूर्व की तैयारियों में हर त्योहार के बारे में आप लिख सकते हैं। मान लीजिए 15 अगस्त है, कैसे जगह जगह तिरंगे झंडे बिकने लगते हैं, स्कूलों में साफ सफाई शुरू हो जाती है, दिल्ली को सजाया जाता है, लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वज फहराएंगे, इसके लिए पूरी राजधानी में तैयारियां होती है। तो ये सब तैयारियों में आप हर त्योहार की अलग अलग तैयारियों के बारे में आप चाहेंगे तो अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। आयोजन का तरीका, अब उस दिन क्या होता है जिस दिन त्योहार रहता है, दिवाली के दिन क्या होता है लिख सकते हैं आप, कैसे घरों में अच्छे अच्छे पकवान पकाए जाते हैं, सुबह से ही फूल मालाएं से द्वारे और दरवाजे सजा दिए जाते हैं। दुकानदार लोग जो है उस दिन अपने गणेश लक्ष्मी की पूजा के लिए दुकान सजाए रहते हैं, दुकान की साफ सफाई की जाती है, दुकानों में पेंट किया जाता है, सामान सब बाहर निकाल करके फिर से सजाया जाता है। जो भी तैयारियां हैं, इसी तरह से होली में हर त्योहार के बारे में आप लिख सकते हैं, आयोजन का तरीका उस दिन क्या होता है। ठीक है, शाम को समय ही बच्चों में उत्साह रहता है, बच्चे अलग पटाखे फोड़ते हैं। मान लीजिए दिवाली लिख रहे हैं
तो प्यारे बच्चों, उस दिन त्योहार के दिन क्या क्या चीजें होती है कि चीजों बारीकी से आप आयोजन के तरीके पर लिख सकते हैं। और त्योहार का मुख्य संदेश, उस त्योहार का हमेशा देखिए बताया मैं, कॉमन है, हर त्योहार का मुख्य संदेश परस्पर प्रेम, सौहार्दता, भाईचारा, आपस में मेल जोल, हम पुरानी दुश्मनी भुला देते हैं, इस दिन एक दूसरे से मिलते हैं, यही सब संदेश है। तो इस तरह से उसी सब उपसंहार में या त्योहार जो है फिर वही सब बातें जो प्रस्तावना में लिखे हैं उसी को मिला जुला करके उपसंहार, प्रस्तावना उपसंहार कॉमन चीज होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप किसी भी त्योहार पर चाहेंगे इतने फ्रेम में आपको बांटना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, इतने फ्रेम में आपको बांटना पड़ेगा। ये फ्रेम आप नोट कर लीजिए और इसी में आपके कोई भी त्योहार आपका निबंध लिखने के लिए आ जाए तो इतना करके कम से कम 250 वर्ड लिमिट आपका होता है, उतना यदि आप पूरा नहीं करेंगे तो आपका निबंध पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, अगले वीडियो में हम दूसरे निबंध, दूसरे टॉपिक की बात थोड़ा बहुत आपसे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।